हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस हिंदी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उसका ये अगला पार्ट है। और पांचों प्रैक्टिस सेट को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वाले शिफ्ट में जो है, इस वाले वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हिंदी से, और पीसीएस कुछ क्वेश्चन पीसीएस पी में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका एग्जाम में फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन देख के इसके बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शुरुआत का ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा। हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोली जो है आपके सिलेबस में दिया गया है ये लोअर मेंस में, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ। तो देखिए, इसमें हिंदी भाषा की विख्यात जो बोलियाँ वो टोटल हैं 5। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 5 विख्यात बोलियाँ हैं। अब ये जान लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए, पहला है मारवाड़ी। ठीक है, हिंदी भाषा की बता रहे हैं, हिंदी भाषा की 5 होती है मुख्य, मारवाड़ी हो गया। ठीक है, दूसरा है कौरवी, कौरवी। ठीक है, दूसरा कौरवी है। तीसरे की बात करें तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। ठीक है, जो कि मथुरा वृंदावन के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, ब्रज भाषा। ठीक है, चौथी की बात करें तो अवधी है, जो कि पूर्वी क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, पूर्वांचल में। और पांचवी बोली है भोजपुरी, भोजपुरी। ये भी जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, मुख्य भाषा। तो मारवाड़ी, कौरवी, ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी, ये 5 बोलियां हैं जो कि मुख्य रूप से हैं। और इसके बारे में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि ये बोलियां कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, यूपी ट्रिपल एस सी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है। ठीक है, पहला है कारक, लिंग, वचन या फिर पक्ष। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा पक्ष। पक्ष जो है ये क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है। अब ये पक्ष या प्रकार, इसे प्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रमित मत होइएगा, पक्ष या प्रकार का संबंध जो है क्रिया से ही होता है, तो इसलिए आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। यह जो है क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता, अपूर्णता तथा बारंबारता का संकेतक होता है, पक्ष या प्रकार। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तो वह गया। ठीक है, वह गया, वह जाता है, या फिर वो जा रहा है। तो ये सारे जो है पक्ष इसमें लिया गया है, जो क्रिया के प्रकार को बताया जा रहा है, क्रिया की पूर्णता को बताया जा रहा है, क्रिया की अपूर्णता को बताया जा रहा है, या फिर बारंबारता का संकेतक हो रहा है। ठीक है, कारक की बात करें तो कारक का जो है विशेष संबंध संज्ञा और सर्वनाम से होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, संज्ञा रूपों में लिंग व्यापक रूप से मिलता है। ठीक है, लिंग की बात करें तो संज्ञा रूपों में लिंग जो है व्यापक रूप से मिलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर हिंदी में ये रूपायित या चयनात्मक रूपों में मिलता, इसमें भी मिलता है। ठीक है, रूपायित या फिर चयनात्मक रूप में। वचन का सीधा संबंध जो है वो संख्या से होता है। ठीक है, संख्या से, जैसे क्या संख्या दर्शाया जाता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक आदमी, 2 आदमी, इस तरीके से ये संख्या दर्शाता है। तो वचन का संबंध जो है संख्या से होता है। इसका आंसर जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है ये कौन सी क्रिया है, ये बताना है। ठीक है, चूड़ी अच्छी थी ये वाक्य है, इस वाक्य में जो सबसे लास्ट में थी आया है, इसको बताना है कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा, योजक क्रिया होती है ये। ठीक है, अब इसमें जो है, अब जान लेते हैं कुछ इसका डेफिनेशन। तो जैसे कि हिंदी में आधारभूत वाक्य जो है 6 प्रकार का होता है। पहला है योजी क्रियायुक्त, अकर्मक क्रियायुक्त, सकर्मक क्रियायुक्त, और बाध्यता बोधक क्रिया मुक्त, या फिर औचित्य बोधक क्रियायुक्त। इतने सारे मतलब 6 टोटल प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के। अब अगर योजी क्रियायुक्त पहले की बात करें तो इसके भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता प्लस स्थैतिक क्रिया। ठीक है, कर्ता प्लस स्थैतिक क्रिया होता है। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं, तो जैसे कि ईश्वर है, कल सर्दी थी, आज गर्मी, ये सब कर्ता प्लस स्थैतिक क्रिया होता है। तो ये पहला प्रकार हो गया योजी क्रियायुक्त का। दूसरा प्रकार होता है कर्ता
प्लस पूरक, ठीक है, कर्ता प्लस पूरक और प्लस योजक क्रिया, ठीक है। तो ये दूसरा इस तरीके से होता है। अब इसमें जैसे राजा दशरथ जो है, दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूँ, तो ये सारे जो है विद्यार्थी तेज है, चूड़ी अच्छी है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन जो चूड़ी अच्छी थी ये आता है आपका योजक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है ऑप्शन इस तरीके से होता है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, ये बताना, ठीक है। तो देखिए मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो वो जो क्रिया बनेगी या क्रिया धातु बनेगी वो साधित सकर्मक धातु कहलाएगी, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में है कराना या फिर इसका बना देते हैं करवाना, ठीक है, कराना या फिर करवाना। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल ऐसे बनाया जाता है प्रत्यय जोड़कर, तो इसे कहा जाता है साधित सकर्मक धातु। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, माने कि किस मूल भेद के अंतर्गत ये सारे संधियाँ आती हैं, तो ये आता है स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो यही दिया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण और अयाद, ये सब स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पथ भ्रष्ट का बताना है किसमें से कौन सा समास है, ठीक है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। समास के बारे में मैंने डिटेल में बताया पिछले वाले जितने सेट हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारे ये जितने भी समास लिखा है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, इसके सबके बारे में डिटेल से बताया गया है, तो उसको देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन है, मेंस का एग्जाम है, तो उस तरीके से देखिए। पथ भ्रष्ट में जो है सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास होता है पथ भ्रष्ट में, ठीक है। और इसमें अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से यानी कि अलग का भाव उत्पन्न हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब पथ भ्रष्ट में क्या करेंगे, पथ से भ्रष्ट, अगर इसका हम विन्यास करेंगे तो पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि पथ से भ्रष्ट यानी कि अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में बताना है कि कौन सा समास है। तो देखिए अष्टाध्यायी बहुत ही आसान है इसको समझने के लिए। इसमें जो है समास होता है वो होगा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा है कि जिस समास में या जिस शब्द में समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो इसमें देखिए अष्टाध्यायी में अष्टा जो प्रथम पद है अष्ट, तो ये एक संख्या 8 को डिनोट कर रहा होता है, तो इसका आंसर जो है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको संख्यावाचक मिलेगा वहाँ द्विगु समास होगा, ठीक है, संख्यावाचक टाइप। तो इस तरीके से ये आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। तो देखिए ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। बोलियां मुख्य है क्योंकि बोलियां इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसलिए क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में बोला जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत बरेली, बदायूं जो है एटा और मैनपुरी के आसपास भी बोला जाता है। तो इस लगभग इसके आसपास ये क्षेत्र जो है। और ब्रज भाषा की अगर मुख्य उपबोलियाँ की बात करें तो उपबोलियों में डांगी है, माथुरी है या मथुरी से कहा जाता है, अंतर्वेदी है, मुक्सा, तो सारी आती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। मागधी हुआ, पैसाची, अर्धमागधी, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि इनमें से कौन किस में त्रुटि है या किसी में त्रुटि नहीं है, ये बताना है किस लाइन में त्रुटि है, ठीक है। तो देखिए रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, डी पार्ट है, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रुटि कहाँ है, तो त्रुटि देखिए यहाँ पे है, सबसे श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठतम, या फिर श्रेष्ठतम लिख दो या फिर सबसे लिख दो, क्योंकि श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे त्रुटि है, तो आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठतम, ठीक है। इस तरीके से देखना है।
अगला प्रश्न इसी पर है कि इसमें भी देखना है कि कहाँ पे त्रुटि है। देखिए उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, डी पार्ट है, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसमें कहाँ पे त्रुटि है, तो इसमें सबसे अशुद्ध है यहाँ पे, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है ना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध गाय का घी नहीं होता है, गाय का शुद्ध घी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो त्रुटि आएगा वो बी पार्ट में त्रुटि आएगा। ठीक है, गाय के साथ शुद्ध लगाना प्रयोग ये अनुचित है, ये गलत है, ये नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका अर्थ बताना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका अर्थ बताना, ये कहावत है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं। सबल का शोषण नहीं होता, ये नहीं होगा। मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, ये भी नहीं होगा। दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता, ये भी नहीं होगा। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ठीक है, ये बताना है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से ये किस प्रकार की भाषा है। तो देखिए आकृति की दृष्टि से हिंदी जो है श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो अपभ्रंशों से हुआ है, 10वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने अपभ्रंशों से अलग कर लिया अपने को। इसके बाद हिंदी का आधुनिक आर्य भाषाओं का एक प्रमुख भाषा है। उसमें सौरसेनी, अर्धमागधी, ये सब अपभ्रंश भाषाएं जो है निकली सभी बोलियों के प्रमुख होते हुए 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते ये प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। ठीक है, तो भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के अनुसार ये कहा जा सकता है कि आज की जो हिंदी बहुमुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा हो गई है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, ये बताना। ये भी क्वेश्चन में करवाया हो तो आप इसमें भी देख लीजिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो है एग्जाम ये यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पश्च समृद्ध भाषा होता है ऊ। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है उच्चारण में जीभ का पिछले वाला भाग काम करता है, पीछे वाला यानी पश्च स्वर। तो इस तरीके से यह पश्च स्वर है। ठीक है, और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ के ऊपर उठने के कारण समृद्ध स्वर भी होता है, इसलिए इसको पश्च समृद्ध स्वर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, ये बताना। छत्तीसगढ़ी, अभी देखिए पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तो इसी से संबंधित था। तो देखिए छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की भाषा की बोली। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आसपास बोला जाए, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो पूर्वी भारत में आसपास है। ठीक है, अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। पहला है अवधी, ठीक है, दूसरा है बघेली है, और तीसरे की बात करें तो छत्तीसगढ़ी है। तो ये इस तरीके से। और अगर इसमें देखिए पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी आता है। ठीक है, कौरवी आता है, हरियाणवी आता है, दक्षिणी आता है, ब्रज भाषा भी आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद बुंदेली भी आता है, बुंदेली के बाद एक और है कन्नौजी। ठीक है, जो कन्नौज के आसपास बोली जाती हैं। तो ये सारी बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी में मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी राजस्थानी में आता है। जयपुरी, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो वहाँ उस जयपुरी भाषा बोली जाती है। मेवाती भाषा आता है, ये मेवाती लैंग्वेज जो मेवाड़ के आसपास बोली जाती है। मालवी भाषा आता है। ठीक है, अगर बिहारी के अंतर्गत की बात करें तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी आता है। ठीक है, इसके बाद मगही भाषा आता है, मगही के बाद बिहारी में एक और आता है मैथिली भाषा। ये सारी बोलियां जो है बिहारी में आती हैं। तो इस तरीके से इसको आप पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र जो है वो कौन सा विशेषण है, ये बताना। ठीक है, तो देखिए उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र कौन सा विशेषण है। कुशाग्र जो है इसमें गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उत्कर्ष का ये जो है एक विद्यार्थी है, लेकिन कुशाग्र है तो यानी कि उसका गुण बता रहा है उस विद्यार्थी का कि वो विद्यार्थी कैसा है, उत्कर्ष कैसा है, वो कुशाग्र है विद्यार्थी है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, गुणवाचक।
विशेषण। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, गुण, रंग, आकार, स्वभाव या स्थिति का बोध आदि कराता हो उस वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो आंसर इसका इस तरीके से डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यांतर का विलोम क्या होगा। ठीक है, अभ्यांतर का विलोम जो है वो क्या होता है ये बताना है। तो अभ्यांतर का विलोम जो है वो होता है बाह्य। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा बाह्य। ठीक है, अभ्यांतर का अर्थ होता है, अभ्यांतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान या अंतर्वर्ती, इसलिए इसका विलोम जो है बाह्य हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निषिद्ध का सही विलोम बताना है। क्या है, सारे पीसीएस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए निषिद्ध का जो है सही विलोम हो जाएगा विहित। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा विहित। ठीक है, शेष सारे गलत हैं, आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। इसमें शब्द जो अशुद्ध है या गलत लिखा हुआ है। तो देखिए निसंदेह सही लिखा हुआ है। ठीक है, निसंकोच ये भी सही लिखा है, उज्ज्वल ये भी सही लिखा है। महत्व जो है ये गलत रूप में लिखा हुआ है, यही आंसर इसका हो जाएगा। महत्व को अगर सही रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा महत्व। ठीक है, महत्व इस तरीके से, सॉरी दोबारा लिखते हैं। देखिए महत्व को ऐसे लिखा जाता है महत्व, ये आधा था, फिर इस तरीके से और फिर ये इस तरीके से इसका शुद्ध रूप बनता है महत्व। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ये गलत है, इसका आंसर सही रूप इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स। आंसर इसका हो जाएगा वत्स। ठीक है, वत्स जो है तत्सम होता है और बच्चा जो है तद्भव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए खिड़की का पर्यायवाची शब्द जो है वातायन, बारी, दरीचा, ये तीनों के तीनों होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न भी जो है पीसीएस में पूछा जा चुका है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस पर जरूर ध्यान देना है कि नहीं है कि है क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पूछा नहीं है। तो व्योम शब्द का पर्यायवाची अंतरिक्ष होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है। ठीक है, तो पीयूष इसका आंसर सही हो जाएगा। पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है और इसके अलावा सुधा, सोम, अमीय ये सारे जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, व्योम का पर्यायवाची की बात करें तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ, गगन, शून्य, अंतरिक्ष ये सारे के सारे जो है व्योम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। देखिए तो इसमें प्रमाणिक ग्रंथ की बात कर रहा है। तो प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है। तो ये चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और इसके ऑप्शन की बात करें तो सतसई किसके द्वारा रचित है। तो बिहारी द्वारा ये रचित है। ठीक है, रचना किया गया है, लिखा गया है। रामलला नाहछू किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, आल्हा उदल खंड जो है ये काव्य रचना किसके द्वारा रचित है। तो ये जगनिक एक कवि थे जिन्होंने लिखा है। ठीक है, आंसर इसका जगनिक हो जाएगा, सॉरी आंसर इसका पृथ्वीराज होगा, लेकिन आल्हा उदल काव्य रचना की रचना जो है जगनिक ने किया है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लालटेन शब्द का निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तत्सम शब्द आता है या तद्भव शब्द है लालटेन, या फिर देशज है या फिर विदेशज है। तो देखिए लालटेन जो है वो विदेशज शब्द के अंदर आता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लैंटर्न से बना हुआ शब्द लालटेन है। ठीक है, इसलिए विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो देखिए यशोदा में प्रयुक्त संधि जो है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, आंसर इसका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगर यशोदा का विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो यशः प्लस दा, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद है। तो जहाँ पे दो बिंदी आ जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। आंसर इसका विसर्ग सी पार्ट से ही हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल सेशन। अगर आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके शेयर करिएगा एक्सपीरियंस। और आप लोग को अगर कुछ और चाहते हैं हिंदी में तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।